सो हेलो एवरीवन, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स वांट्स टू टेक अप अ न्यू प्रोजेक्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस व्हिच हैज गुड मार्केट फर्दर डिटेल आर गिवन बिलो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया हुआ है हम देखने वाले हैं। कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एज एस्टिमेटेड। सो लैंड की प्राइस दी हुई है इन लैक्स में दिए हुए 2 लाख रुपीज। बिल्डिंग दिया हुआ है हम लोग को 3 लाख। मशीनरी दी हुई है हम लोग को 10 लाख रुपीज एंड वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है हम लोग को 5 लाख रुपीज। ठीक है, थोड़ा नया प्रॉब्लम है, ध्यान दीजिए इसके अंदर प्रॉपर। सो द प्रोजेक्ट विल गो इनटू प्रोडक्शन, ठीक है, इमीडिएटली एंड विल बी ऑपरेशनल फॉर 5 years। ठीक है, कितना ड्यूरेशन बताया इसके प्रोजेक्ट का? ऑपरेशन बिल 5 years। ठीक है, सो प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन टोटल बताया गया है 5 years। द एनुअल वर्किंग रिजल्ट आर एस्टिमेटेड एज ऑस फॉलोज। सो एनुअल वर्किंग रिजल्ट जो एस्टिमेट दिया हुआ है प्रोजेक्ट का वो हम देखने वाले हैं। सेल्स दिया हुआ है हम लोग को 20 लाख, उसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 8। ठीक है, उसके बाद दिया है फिक्स कॉस्ट जो हमने एसवाई के अंदर देखा था, स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर कि हम लोग जब सेल्स में से अमाउंट हर एक लेस करते हैं, सही है। सो उसकी तरह ही हमें क्या करना है, लेस करना है। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, उसके बाद फिक्स कॉस्ट और लास्ट में डिप्रिसिएशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स दिया हुआ है 20, लेस वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 8, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है हम लोग को 4 और बाकी का जो डिप्रिसिएशन बाद में दिया हुआ है कितना है, एसेट 2। ठीक है, सो उसके बाद देखेंगे क्या दिया प्रॉब्लम के अंदर। बी, एट द एंड ऑफ ऑपरेशनल पीरियड इट इज एक्सपेक्टेड द फिक्स एसेट कैन बी सोल्ड फॉर ₹5 लाख without any profit. Okay, and the C adjustment, cost of capital of the firm is 10%, applicable tax rate is 40%. So our tax rate is कितना दिया applicable 40%. So cost of capital of the firm 10% दिया हुआ है। So इसके अंदर एक नोट दिए हुए हम लोग को, the present value of an annuity of ₹1 at 10% rate of discounted factor. Our P factor is 10% for 5 years and is ₹3.791। ठीक है, ये आपको बाद में बताऊंगा क्या दिया हुआ है। सो द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 at 10% rate discounted for one year is rupees 0.909 and for 5 years is to be 0.621। फर्स्ट ईयर का कैलकुलेट करके बताया है हम लोग को, लास्ट 5 years का जो आता है 0.621 ये बताया है यहाँ पे। ठीक है, सो यू आर रिक्वायर्ड टू इवेल्युएट द प्रपोजल बाय वर्किंग out the net present value and advise the firm for taking investment decision। ठीक है, सो हमें इसके अंदर क्या बताना है, यू आर रिक्वायर्ड टू इवेल्युएट क्या करना है, द प्रपोजल ऑफ वर्किंग आउट द नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड द एडवाइस द फर्म टू टेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट टेकिंग डिसीजन क्या करना है हमें, उनके उसके अंदर बताना है हम लोग को, एडवाइस करना है कि सही है या नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखने वाले हैं हमारी जो सॉल्यूशन मेथड है उसके अंदर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट एट दिस जो हम लोग का लास्ट में हमने किए थे, और हर वक्त जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से हम लेने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया हुआ है हम लोग को, ऑल फिगर्स इन लैक्स ये ऊपर, और उसके बाद में पीवी ऑफ कैश फ्लो। अभी देखिए ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाने में बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है कि पीवी ऑफ कैश फ्लो से कि हम लोग को पहले सेल्स कितना दिया था प्रॉब्लम के अंदर 20 लाख, जो हमने क्या किया एज इट इज लिया। उसके बाद में हम लोग को यहाँ पे देखिए वेरिएबल कॉस्ट जो है हम लोग की, वो कितनी वेरिएबल कॉस्ट कितनी दी हुई है हम लोग को प्रॉब्लम के अंदर, वेरिएबल कॉस्ट दिया हम लोग को 8। सो उसी तरह हम लेने वाले इसके अंदर 20 माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कितना बचा हम लोग को, हम लोग तो डायरेक्ट नहीं करते हैं हम लोग, तो 20 माइनस वेरिएबल कॉस्ट, उसके बाद में लेस फिक्स कॉस्ट और लेस डिप्रिसिएशन। मतलब जो ऊपर फॉर्मेट दिया है उसके हिसाब से मैंने क्या किया, सिर्फ वो फिगर्स लिए, सही है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सिंपल कैलकुलेशन करके, तो इन पूरा कैलकुलेशन जो है वो लैक्स के अंदर है। 20 माइनस वेरिएबल कॉस्ट दिया हम लोग को 8, सही है। उसके बाद क्या दिया, माइनस फिक्स कॉस्ट 4, उसके बाद क्या दिया है हम लोग को, डिप्रिसिएशन वैल्यू 2। सो कितना है हम लोग का टोटल नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 6। ठीक है, पीवी ऑफ कैश इन्फ्लो दिया हुआ है, सेल्स माइनस किया, उसके बाद में हमने वेरिएबल कॉस्ट किया, उसके बाद फिक्स कॉस्ट निकाला, उसके बाद डिप्रिसिएशन लेस किया, और जो हमें बचा एनपीबीटी, क्योंकि हमें यहाँ पे ऊपर बताया कि आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। देखिए आपको सबसे पहले जो हमने क्या निकाला डिप्रिसिएशन के बाद एनपीबीटी हमें कैलकुलेट करना होगा। सो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना दिया हुआ है हम लोग को यहाँ पे 6 लाख रुपीज। उसके बाद में क्या बताया कि 6 लाख रुपीज के ऊपर आपको 40% क्या करना है, टैक्स कैलकुलेट करना है। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 40% कितना मेरा 2.4, सही है। सो 6 माइनस 2.4
इज इक्वल टू वी विल गेट 3,60,000। कितना मिला हम लोग को? 3,60,000। सो इट मीन्स 3.6। सो ये क्या है हम लोग का NPAT। उसके बाद अभी हमें क्या करना है, देखिए जब हम NPAT कैलकुलेट करते हैं, जो हमें जो ऐसा मालूम आता है तो हम क्या करते हैं उसके बाद, जब हम लेकिन लास्ट SY के अंदर भी डिप्रेशन पहले लेस करते थे, और सेकेंड थिंग जब हम टैक्स कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या किए थे, डिप्रेशन ऐड किए थे। स्वयं इसी तरह भी उसके अंदर हम सेम करने वाले हैं, एट डेप्रिसिएशन। कितना दिया हुआ है हम लोग को? 2। सही है। सो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे हम लोग 3.6 प्लस 2, सो इज इक्वल टू 5.6। सो हमें कितना मिला कैश इनफ्लो हम लोग का? 5.6। अभी ऊपर जो दिया हुआ है हम लोग को नोट के अंदर, उसके हिसाब से हमें क्या करना है, उसका कैलकुलेशन करना है। सी, तो टोटल कैश इनफ्लो, उसके अंदर आता है पीवी ऑफ कैश इनफ्लो। अभी पीवी ऑफ कैश इनफ्लो में कितना मिला? 5.6 मल्टीप्लाई बाय, फॉर फर्स्ट ईयर का हम लोग को पीवी फैक्टर कितना दिया होता? 3.791। तो उसकी कैलकुलेट करेंगे हम लोग डायरेक्टली, जो तो नोट के अंदर दिया हुआ है 5.6 मल्टीप्लाई बाय 3.791। कितना आया टोटल? 21.2296। देखिए यहाँ पे जो हमने लिया है पीवी ऑफ कैश इनफ्लो। सेकेंड नोट क्या दी थी हम लोग को? सेकेंड नोट दिया है कि हम लोग को डायरेक्ट कैलकुलेट करना है अभी। सो डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? पीवी ऑफ स्क्रैप। अभी हम लोग को स्क्रैप कितना दिया है प्रॉब्लम के अंदर? ईयर टोटल। अभी हम क्या करेंगे, हम लोग को जो स्क्रैप वैल्यू दी है प्रॉब्लम के अंदर, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। सही है। सो लेट्स सी। सो हम लोग की जो स्क्रैप वैल्यू है, देखिए यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो प्रोजेक्ट है टोटली कितना है, 5 लाख और 5 ईयर्स के लिए, मतलब 5 ईयर्स के बाद आप उसकी जो लाइफ है 5 ईयर्स रहेगी। सही है। उसके बाद आपका क्या होगा, स्क्रैप में आपको क्या करना होगा, देना होगा। मतलब क्या, जब हम जितनी लाइफ रहती है प्रोडक्ट की उतनी यूज करने के बाद उसकी हम स्क्रैप वैल्यू निकालते हैं। सही है। तो उसी तरह हमें क्या करना है, उसकी स्क्रैप वैल्यू निकालना है। सो 5 ईयर्स हम लोग की स्क्रैप वैल्यू है, ठीक है, रिकवरी से पहले। तो उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, उसका कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पीवी ऑफ स्क्रैप कितना दिया हम लोग को? 5। और जब हम लोग का पीवी ऑफ स्क्रैप 5 ईयर्स लाइफ थी उसकी, तो 5 ईयर्स के बाद हम लोग का कितना आना चाहिए था पीवी रेशो, जो ऊपर हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है फॉर 5 ईयर्स 0.621। समझ में आया? तो ये क्या रहेगा हम लोग का उस टाइम का पीवी रेशो लास्ट 5 ईयर्स का। जो हम लोग का क्या होगा, जो एसेट है वो क्या होगी, या जो स्क्रैप में जाएंगी। सही। जब स्क्रैप में डालते हैं तो हम क्या करते हैं उस टाइम पे, जो लास्ट ईयर का पीवी फैक्टर लेते हैं वो उससे हम कैलकुलेट करते हैं। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 0.621 कितना आया? 3.105। सही है। तो 3.105। उसके बाद में क्या दिया है, पीवी ऑफ रिकवरी। सो पी उसके बाद रिकवरी रेट। रिकवरी रेट कब का है, और लाइफ दिया हुआ है टोटल 5 ईयर्स। तो उन्होंने क्या बताया है नोट के अंदर, on end of operation period of expected fixed asset can be sold of rupees 5 lakhs without any profit। विदाउट, उससे क्या होता है कि विदाउट एनी प्रॉफिट उसने क्या किया, सेल किया है। कितने से? 5 लाख से। और रिकवरी रेट, जो रिकवरी बताया गया है, रिकवरी ऑफ पी फैक्टर, वो कितना, वो भी दिया हुआ है हम लोग को टोटली 5 लाख। सो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, अब डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे। सो लेट्स सी, 5 मल्टीप्लाई बाय, सो 5 लाख रिकवरी जो बताया है 5 लाख मल्टीप्लाई बाय कितना दिया हुआ है हम लोग को, 0.621। कितना है? 3.105। सो ये भी हमने क्या किया, लास्ट ईयर का पी फैक्टर लिया, क्योंकि हम लोग जो बेच रहे उस टोटली अमाउंट। सही है। एंड ऑफ द ऑपरेशन पीरियड, तो कितना बताया था उसके अंदर, योर फिक्स एसेट कैन बी सोल्ड ऑफ रुपीज 5 लाख। मतलब उसने क्या किया, विदाउट प्रॉफिट, नॉट एनी टेक प्रॉफिट, उससे क्या किया, वो सेल किया। उसके हिसाब से क्या रहेगा, 5 ईयर्स की मशीनरी उसने क्या किया, प्रॉफिट ना, मतलब उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए था लेकिन उसको प्रॉफिट मिला नहीं। सो उसने क्या किया, 5 लाख के अंदर सेल किया। सो कितनी अमाउंट आई इसकी, 3.105। अब हम क्या करेंगे, इसकी टोटल करेंगे, 21.2296 प्लस 3.105 प्लस 3.105। सो इज इक्वल टू वी विल गेट 27.4396 जो हमें यहाँ पे मिला है। अभी इसके बाद हमें क्या करना है, अभी इसके बाद हम डायरेक्टली जो वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं। सही है। सो पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। ओके, सो लेट्स सी पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो हमें ऊपर दिया था हम लोग का टोटल आउटफ्लो अमाउंट, 1 बाय 1 लेने वाले कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एस्टिमेट के अंदर, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एंड वर्किंग कैपिटल, एज इट इज क्या किया हम लोग ने यहाँ पे लिए पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो के अंदर। ठीक है।
So land 2 lakh, building 3 lakh, मशीनरी 10 lakh and working capital 5 lakh. So total करेंगे इसकी हम लोग सबसे पहले 2 plus 3 plus 10 plus 5. So is equal to we will get here 20. Okay. So हमें कितना मिला था एनपीवी हमें कैलकुलेट करना है इसके अंदर से. सो हमें पीवी ऑफ कैश इनफ्लो कितना मिला था? पीवी ऑफ कैश फ्लो था हम लोग को टोटल 27 लाख 43,096. ओके. सो इसके अंदर से हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे. सो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? 27.4396 माइनस क्या दिया हुआ है हम लोग को? 20 लाख. सो लेट्स सी 27.4396 minus 20. So is equal to we will get our total NPV, net present value, 7,43,096, 7.4396. ये क्या हुआ हम लोग का आंसर है. ठीक है. देखिए बहुत ही इजी प्रॉब्लम है, इसके अंदर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पे मैंने जैसे बताया आपको कि पीवी ऑफ स्क्रैप 5 years हम लोग की क्या थी? स्क्रैप वैल्यू थी. मतलब क्या कि 5 years तक हम लोग का प्रोजेक्ट क्या होने वाला था? रन होने वाला था. सही है. सो उसके हिसाब से मैंने क्या किया? पीवी ऑफ स्क्रैप निकाला. उसके बाद पीवी ऑफ रिकवरी विदाउट प्रॉफिट उसने कितने में भेजा था? ₹5 लाख के अंदर सेल किया था, वो मैंने वहां पे लिया है. ठीक है. सो नई प्रॉब्लम समझ में आ रहेगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. ठीक है. थैंक यू फॉर ज्वाइन. सो अपना नेक्स्ट प्रॉब्लेम जो आहे आता तुम्हाला सेंड केलेला, द ऑपरेटिंग इन्कम ऑफ हायपोथेटिकल लिमिटेड अमाउंट्स ₹2 at 1,86,000. It pays 35% tax on its income. Its capital structure consists of the following. First of all, given the 40% debenture, 5 lakh rupees. After that, 15% preference shares, 1 lakh rupees. And equity share rupees 100 each, rupees 4 lakh. Okay, काय find करायचे? First of all, determine the firm EPS. EPS means what? Anyone's know about the EPS? What's in the EPS? Earnings per share. Yeah, very good. Earning per share. After that, determine the percentage changes in EPS. It means earning per share associate with 30% change, both increase and decrease in EBIT. EBIT means earning before interest and tax. So determine the degree of financial leverage at the current level of EBIT. So we need to calculate the financial leverages after the end of the problem. And the last one, adjustment are given. What additional data do you need to compute operating as well as combined leverage? ओके. सो लेट्स सी फर्स्ट इयर. आतापर्यंत आपण काय करत आलोय की आपण लिव्हरेजेस कॅल्क्युलेट करत असताना सेल्स मायनस व्हेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्युशन मायनस फिक्स कॉस्ट अँड देन आफ्टर वी विल गेट ईबीआयटी असं घेतलं. बरोबर आहे. पण डायरेक्टली काय सांगितलं की तुम्ही ईबीआयटी कॅल्क्युलेट तुमचा जो आहे तो दिलेला आहे तुम्हाला, त्याच्यावरती तुमचे जे खालचे स्टेप्स आहेत ते 1 by 1 तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचे आहेत. म्हणजेच काय की तुम्हाला तुमचं अर्निंग पर शेअर काढायचं आहे. मग अर्निंग पर शेअर कधी निघेल? जेव्हा तुम्ही तुमचं ईबीआयटी त्याचे इंटरेस्ट टॅक्स काय असेल ते लेस करा, त्याच्यात तुम्ही अर्निंग शेअर पर्यंत जा. त्या पद्धतीने आपण घेणार आहोत तुझा प्रॉब्लेम. सो सी फर्स्ट इयर. ब्लॅकबोर्ड दिसतोय का वैभवी? हो. प्रॉब्लेम ह्याच्यासाठी ठेवलं त्याचा आन्सर की तुम्हाला ती अमाऊंट मी तिथं सांगणार कशी येते, मग तुम्हाला समजेल की काय लिहितं मी ब्लॅकबोर्ड. जर ब्लॅकबोर्ड दिसत नसेल तर मग तुमच्यासमोर मी तो आन्सर सुद्धा ठेवलेला आहे, तुम्ही व्यवस्थित बघा काय आहे त्याच्यामध्ये. ठीक आहे. सो स्टार्ट करूया आपलं आन्सर. बघा तुम्हाला काय दिले? फर्स्ट ऑफ ऑल ईबीआयटी दिलाय. बरोबर आहे. आता हा ईबीआयटी काय सांगितले वरती? द ऑपरेटिंग इन्कम ऑफ Hypothetical Limited amount to rupees 1,86,000. So our income means our EBIT is given. Kiti 1,86,000. So EBIT, earning before interest and tax. Okay. Kiti दिलेले आपल्याला इथं 1,86,000. Okay. 1,86,000. After that,
आपण काय करतो, EBIT दिलाय त्याच्या खालची स्टेप आपल्याला माहिती आहे, आपण काय करतो, इंटरेस्ट लेस करतो, बरोबर आहे. सो आता आपल्याला इंटरेस्ट किती दिलेला आहे त्या लोकांनी, तुम्ही इथे बघू शकता. सो बघा किती दिलेलं आपल्याला, डायरेक्ट तुम्ही पाहिजे तर डायरेक्ट कॅल्क्युलेट करा किंवा डायरेक्ट तुम्ही अमाऊंट घेऊ शकता, बरोबर आहे. आपण इंटरेस्ट हे कशावरती घेणार आहोत, की आपले डिबेंचर्स म्हणजे जे लोन आहेत त्याच्यावरती, बरोबर आहे. सो 14% डिबेंचर्स डायरेक्टली दिलेले आहेत बघा इथं, बरोबर आहे. 14% ऑन डिबेंचर ऑन रुपीज 5 लाख रुपीज. त्याच्यावरती करून बघा किती येतं आन्सर. सी आता किती दिलेत आपल्याला ते डिबेंचर्स 5 लाख. सो 5 लाख. सो इंटरेस्ट अमाऊंट काढणार आहोत आपण ह्याच्यावरती, किती दिले 14%. बघा आलं 70,000 रुपये. पुन्हा एकदा बघा कसं कॅल्क्युलेट केलंय, आपल्याला इंटरेस्ट काढायचा. आपण इंटरेस्ट कशाची घेतो, डिबेंचर्सच्या पर्सेंटेजच्या अमाऊंटवरती, बरोबर आहे. सो किती आलं आपल्याला 5 लाख ऑन 14%, किती भेटलं 70,000. समजलं वैभवी कसं आलं नाजनी? हो सर. सो इंटरेस्ट किती आला इथं आपला 70,000 रुपये. ओके. सो 1,86,000 minus 70,000 is equal to, we will get 1,16,000. ह्याला काय बोलतो आपण, जर आता आपण कॅल्क्युलेट केलाय ह्याला काय बोलणार, काय आलं हे खाली. येस नाजनीन वैभवी, हे काय भेटलं, EBT. येस EBT, इंटरेस्ट बिफोर टॅक्स. ओके. त्याच्यानंतर नेक्स्ट पुढे काय सांगितलं आपल्याला, टॅक्स रेट किती दिलेला आपल्या टॅक्स रेट वरती बघा. इट पेज 35% टॅक्स ऑन इट्स इन्कम. ओके. सो आपल्या 1,16,000 वरती किती काढायचे आपल्याला 35%. सो 1,16,000 वरती काढायचे आपल्याला 35%. किती यायला 40,600 आले का एवढं. सो लेस टॅक्स 40,600. Okay, so 1,16,000 minus 40,600 is equal to 75,400. पाहिजे करून बघा. 1,16,000 minus 40,600 किती आला 75,400. So 75,400. ओके. बुक मध्ये जशी अमाऊंट कधीच उचलून निवड जाऊ नका, कॅल्क्युलेट करा, कारण बुक मध्ये काही कधी अमाऊंट्स मध्ये प्रिंटिंग मिस्टेक्स असतात. ओके. सो सेम भेटलं आपल्याला 75,400. आता ह्याला काय बोलणार आपण, आता EBIT झाला, EBT झाला, हे काय भेटलं आता आपल्याला EAT. EAT मीन्स व्हॉट इज मीन बाय EAT? Yes, Earning after tax. Yes, earning after tax. Very good. So before tax, before interest and tax, before tax and after tax. हे फक्त लक्षात ठेवा. So earning after tax is equal to 75,400. बरोबर आहे. आता आपल्याला काय करायचं याच्यामधून प्रेफरन्स डिव्हिडंड जो आपण दिलेला आहे वरती. ओके. तर आपल्याला काय करायचं EPS कॅल्क्युलेट करायचा याचा. मग EPS कॅल्क्युलेट करताना आपल्याला जो प्रेफरन्स डिव्हिडंड दिलेला आहे, किती दिलेला आहे आपल्या प्रेफरन्स डिव्हिडंड वरती, तर 1 लाख रुपीज. बरोबर आहे. सो 1 लाख रुपीज वरती किती दिले तुम्हाला, त्याची पर्सेंटेज 15%. तुम्हाला कॅल्क्युलेट पहिले करून घ्यायचे. सो लेस. आता हा जो तुम्हाला प्रॉब्लेम आहे, आता तुम्हाला हा जसा तुम्हाला एक्झामला पडेल, ह्याच्यामध्ये काही चेंजेस नसतात. ओके. अमाऊंट सुद्धा कधी चेंज होणार नाही. फक्त लक्षात ठेवा की जेव्हा तुम्हाला असा प्रॉब्लेम येईल तेव्हा तुम्हाला EBIT दिलेला असेल, इंटरेस्ट काढायचा आहे, टॅक्स काढायचा आहे, त्याच्यानंतर तुम्हाला आफ्टर टॅक्स तुम्ही काढलं की तुम्हाला जेव्हा तुम्ही EPS काढायला जाल तेव्हा तुम्हाला EPS काढण्याच्या अगोदर तुम्हाला तुमचा प्रेफरन्स शेअर दिलेला असेल त्यामध्ये घ्यायचा. म्हणजे EAT नंतर तुमचा प्रेफरन्स शेअर लेस करायचा आहे. भरपूर लोक मिस्टेक करतात की पहिले प्रेफरन्स शेअर लेस करायला जातात, तसं करू नका. सो लेस प्रेफरन्स शेअर्स. सो 1 लाख रुपीज दिलेला आहे वरती 15%, म्हणजे किती आलं बघा 15,000 रुपये. ओके. सो आपलं प्रेफरन्स शेअर 15,000. ओके. सो प्रेफरन्स शेअर आपल्याला भेटलं 15,000, म्हणजे उरले किती आपले
75,400 मधून 15,000 आपले गेले, तर उरले किती? 60,400. सो किती आले? 60,400. आता आपल्याला काय करायचं पुढे बघा. पुढे दिलेलं आहे आपल्याला आता ईपीएस कॅल्क्युलेट करायचे आहे. ओके, सो ईपीएस कॅल्क्युलेट करत असताना आता काय करा, तुमचा नंबर ऑफ इक्विटी शेअर किती आहे? तुमचे नंबर ऑफ इक्विटी शेअर सांगा, कॅल्क्युलेट करून किती येतात? करता येईल का? नंबर ऑफ इक्विटी शेअर किती येणार? 4,000. किती? 4,000. 4 lakh divided by 100. 4,000 येतं. व्हेरी गुड. सो तुमचे नंबर ऑफ शेअर तुम्हाला डायरेक्ट दिले तिथं 4 लाख आणि 100 ईच सांगितलंय, बरोबर आहे. सो 4 लाख डिवायडेड बाय 100 म्हणजे नंबर ऑफ तुमचे इक्विटी शेअर किती भेटले? 4,000. पहिला तुम्हाला इथं लिहून देतो, 4 लाख सांगितलेलं होतं, बरोबर आहे. त्याच्यावरती डिवायडेड बाय तुमचे 100 ईच आहे. सो इथं आलं तुमचं किती? 4,000. सो तुमचा आता प्रेफरन्स शेअरची तुम्ही इथे खाली कॅल्क्युलेट केलं. ओके, म्हणजेच काय? नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेअर. ओके, सो 60,400 तुम्ही डायरेक्ट बोलू शकतो अवेलेबल टू इक्विटी शेअर, अवेलेबल टू इक्विटी शेअर. सो तुमचा किती आला? 60,400 डिवायडेड बाय तुमचा नंबर ऑफ इक्विटी शेअर जो तुम्ही आता कॅल्क्युलेट केला. ठीक आहे, 4 लाख अपॉन 100 each shares. So किती आहे तुमचा? 4,000. So तुम्हाला काय करायचंय? 60,400 divided by 4,000 किती येतं? 15.1. 15. तुमचा ईपीएस किती भेटला तुम्हाला इथं? 15.1. समजला? कसा आला ईपीएस? हो समजलं. नाजनीन? हो सर समजला. ठीक आहे. आता आपली ही काय झाली? पहिली जी काही सांगितलं होतं ते आपण कॅल्क्युलेट केली. ठीक आहे, त्याच्या आता सेकंड काय कॅल्क्युलेट करायचं आपल्याला? की डिग्री ऑफ फिनान्शियल लिव्हरेज अँड ईबीआयटी आणि द असोसिएट 30% इन्क्रीज अँड डिक्रीज. काय काय? 30% इन्क्रीज करायचं आहे आणि डिक्रीज करायचं आहे. ठीक आहे, पहिले हे पहिलं तुम्ही समजून घ्या हे कसं मी कॅल्क्युलेट केलं आहे. काही अडचण असेल तुम्ही मला पुन्हा विचारू शकता. पुन्हा एकदा सांगतो, ईबीआयटी दिलेला होता आपल्याला 1,86,000. त्यानंतर आपण लेस केला 70,000. ठीक आहे, तुमची पुढची जी स्टेप मी दाखवणार आहे ह्याच्यामध्ये, ह्या प्रॉब्लेम मध्ये, ती तुम्ही ट्राय करा सॉल्व्ह करायला. नाही जमलं तुम्ही तुमचं हे घेणारच आहे, कारण 3 ते 4 तास फक्त लेक्चर अशक्य आहे घेणं. बाकीचे लोक कुठे आहेत मला अजूनही कळत नाहीये. खाली तुमची चर्चा होती टीवाय फायनान्स की तुम्ही पास होताय, फक्त पास होताय, पण तुम्ही लेक्चरला अटेंडन्स राहत नाहीये. सो सगळ्यांनी अटेंड करा तो लेक्चर, खूप इम्पॉर्टंट आहे तुमच्यासाठी. तुमचं कॉलेज चालू झाल्याच्या नंतर समजा ऑफलाईन तुमची एक्झाम झाली इन केस, तुम्हाला खूप अडचणी फेस करावे लागू शकतात. ठीक आहे, सो तुम्ही व्यवस्थित स्टडी करा त्याची पहिले कसं तुम्हाला करायचं आहे, आणि तुम्ही अटेंड करा लेक्चर तुम्ही अटेंडच करत नाहीये. ठीक आहे, सो हा प्रॉब्लेम आहे. पुढचा पार्ट बघून नेक्स्ट लेक्चरला. आता फक्त काय करायचं त्याच्यामध्ये तुम्हाला मी एक आयडिया देतो आणि तुम्हाला नाही जमलं तुम्ही तुमचं सॉल्व्ह करून घेणारच आहे. ठीक आहे, सो ईबीआयटी दिलेला होता, लेस इंटरेस्ट केला, ईबीटी भेटला आपल्याला. नंतर टॅक्स कॅल्क्युलेट केला आपण, टॅक्स केला आपण ऍड काढला, बरोबर आहे. लेस प्रेफरन्स काढला आपण. प्रेफरन्स म्हणजे काय? 1 लाख रुपीज दिलेला होता, त्याच्यावरती 15%, 15,000 झालं. त्याच्यानंतर अवेलेबल टू इक्विटी शेअर आता 60,400 रिमेन बॅलन्स उरलेला होता, डिवायडेड बाय 4,000 अवर नंबर ऑफ शेअर्स. सो आपल्याला आपला जो ईपीएस अर्निंग पर शेअर भेटला आपल्याला 15.1. आता सेकंड जी ऍडजस्टमेंट आपल्याला दिलेली आहे काय? डिटरमाइन द पर्सेंटेज इन द ईपीएस असोसिएट विथ 30% ऑफ चेंज बोथ इन्क्रीज अँड डिक्रीज. बरोबर आहे. सो ते तुम्ही इथे बघू शकता की सगळं फर्स्ट ऑफ ऑल आपल्याला काय दिलेलं आहे त्यांनी की ईबीआयटी. आता फर्स्ट ऑफ ऑल ईबीआयटी आपल्याला काय करायचं? इन्क्रीज करायचा आहे. तो तुम्हाला हे सांगतो, उद्या आपण हा सॉल्व्ह करू. फर्स्ट ऑफ ऑल बघा काय दिलेलं आहे आपल्याला याच्यामध्ये. आता आपला टोटल जो ईबीआयटी होता, बरोबर आहे, सो तो किती होता? 1,86,000. आणि काय सांगितलं? फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हाला इन्क्रीज करायचं आहे आणि डिक्रीज करायचं आहे. सो मल्टीप्लाय बाय 30% तुम्ही काय केलं? तो इन्क्रीज करून घेतला. किती आला? 55,800 प्लस 1,86,000 किती आला? 2,41,800. समजलं कैसा आला ही वैभवी नाजनीन? हो आली. त्याच्यानंतर सेम लाईक हिअर 1,86,000
मल्टिप्लाय बाय तेवढंच दिले तुम्हाला 30% डिक्रीज. म्हणजे किती अमाऊंट अशी भेटली होती आपल्याला 55,800 बरोबर आहे. सो 1,86,000 मायनस किती 55 ना. येस 55,800. सो किती आला आपला आन्सर 1,30,200. समजलं. आता ऍज बाकीचं ऍज इट इज करायचं आपल्याला जसं आपण मगाशी केलं तसं काही चेंजेस नाही आहेत त्याच्यामध्ये. ठीक आहे. आपण हा घेऊच मला काय सांगितलंय ईबीआयटी फक्त त्यांनी काय केलंय तो लेस केलाय. इंटरेस्ट लेस केला मगाच्या पद्धतीने ईबीआयटी लेस केला टॅक्स लेस केला ऍज इट इज आहे. ठीक आहे. सो काही शंका असतील तुम्ही मला नंतर विचारा पण हे ट्राय करा सॉल्व्ह करण्यासाठी आणि मला पाठवा. मग तो तुम्हाला कितपर्यंत हे स्टडी करताय की नाही. काही नाही आहे चेंजेस मला सगळं बाकीचं करायचं. जमेल का. हो सर. ठीक आहे. सांगा सॉल्व्ह करू अदरवाईज आपण उद्या कंटिन्यू करू. जसं सांगितलं नेक्स्ट प्रॉब्लेम सुद्धा आपण घेऊ पहिल्यापासून. ठीक आहे. थँक्यू.